एनवीडिया आज दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। लेकिन अगर हम 30 साल पहले देखें तो ये सिर्फ एक आइडिया थी। आज हम इसके संस्थापक और सीईओ जेनसन हुआंग के दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे लीडर जिन्होंने टेक इंडस्ट्री के सबसे मुश्किल दौर देखे और हर बार अपनी कंपनी को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया है। बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए दो बेहतरीन स्रोत हैं। एक तो है द एनवीडिया वे नाम की किताब जो उनकी कार्यशैली पर लिखी गई है, और दूसरा जेनसन का कैलटेक में दिया गया एक बहुत ही कह सकते हैं पर्सनल भाषण। तो हमारा मकसद सिर्फ एनवीडिया की कहानी जानना नहीं है, बल्कि उस सोच को समझना है, उन सिद्धांतों को डिकोड करना है जिन्होंने इस सफलता को मुमकिन बनाया। बिल्कुल। और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जेनसन की सोच में ऐसा क्या खास है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। सही। ये सिर्फ बिजनेस के सबक नहीं है, ये एक मानसिकता को समझने की कोशिश है। वो कौन सी आदतें, रणनीतियां और दर्शन है जो एक इंसान को इतना असाधारण बनाते हैं। चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी सबसे बुनियादी सोच से, जो शायद उनकी पूरी कंपनी की नींव है। उनका एक सिद्धांत है, आत्मसंतोष मौत के बराबर है। कॉम्प्लेसेंसी किल्स। हाँ। किताब में जिक्र है कि शुरुआती दिनों में वो अपनी टीम से कहते थे कि भाई हमारा व्यापार बंद होने से हम सिर्फ 30 दिन दूर हैं। हर हफ्ते। ये एक अजीब सी बात है जो एक सीईओ अपनी टीम से लगातार कहे। हाँ, ये एक तरह की कह सकते हैं बेचैनी है, एक पैरानोया जो आपको कई महान संस्थापकों में दिखेगी। अच्छा। इंटेल के जो दिग्गज सीईओ थे एंडी ग्रोव, हाँ, उनकी एक मशहूर किताब है। हाँ। उसका शीर्षक ही है ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव, मतलब केवल जुनूनी ही जीवित रहते हैं। सही। स्टीव जॉब से लेके वॉरेन बफे तक ये सभी मानते थे कि जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे कि आप जीत गए हैं, उसी दिन से आपकी हार शुरू हो जाती है। जेनसन बस इसे एक बहुत ही सीधे और ब्रूटली ऑनेस्ट तरीके से कहते हैं। और ये सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं है, ये तो उनकी अपनी सोच का भी हिस्सा है। उनकी एक आदत है, वो हर सुबह शीशे में देखकर खुद को बोलते हैं यू सक। क्या? हाँ, तुम बेकार हो। ये खुद को हम्बल रखने का उनका अपना एक तरीका है। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब है, रोज सुबह खुद को ये बोलना, है ना? अजीब जरूर है, लेकिन ये शायद उसी बेचैनी को बनाए रखने का एक तरीका है। अच्छा। ये खुद को याद दिलाना है कि आपने जो कल किया वो आज के लिए काफी नहीं है। और इसी मानसिकता से उनका एक और विवादास्पद सिद्धांत निकलता है। कौन सा? जिसे वे कहते हैं महानता के लिए तड़पाना। एक मिनट, महानता के लिए तड़पाना, टॉर्चर्ड इनटू ग्रेटनेस। आज के जमाने में तो ये सुनने में टॉक्सिक वर्क कल्चर जैसा लगता है। बिल्कुल। क्या इसके पीछे कोई गहरा दर्शन है या ये सिर्फ एक मुश्किल बॉस होने का बहाना है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और हाँ, अगर इसे संदर्भ से बाहर देखें तो ये बिल्कुल टॉक्सिक लग सकता है। लेकिन इसकी जड़ें दूसरों पर सख्ती करने से पहले खुद पर सख्ती करने में है। मतलब? अपने कैलटेक भाषण में जेनसन ने कहा था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत या सुपर पावर उनकी बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि दर्द और पीड़ा सहने की क्षमता है। कैपेसिटी फॉर पेन एंड सफरिंग। हाँ, उनका मानना है कि इसी क्षमता से चरित्र बनता है, और महानता चरित्र से आती है, सिर्फ होशियारी से नहीं। तो जब वे अपनी टीम को उनकी सीमाओं से आगे धकेलते हैं, तो वे उनसे कुछ ऐसा करने के लिए कह रहे होते हैं जो वे खुद दशकों से अपने साथ कर रहे हैं। वाह, ये विचार कि महानता होशियारी से नहीं चरित्र से आती है, ये सुनने में बहुत पावरफुल है ना? लेकिन क्या इसका कोई डाउनसाइड भी है? क्या इस फिलॉसफी की वजह से एनवीडिया में बर्नआउट बहुत ज्यादा होता होगा? निश्चित रूप से होता होगा। ये कल्चर हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों को फिल्टर कर देता है जो आराम चाहते हैं, और उन लोगों को आकर्षित करता है जो कुछ असाधारण बनाने के लिए तकलीफ सहने को तैयार हैं। ये एक सौदा है। सही। और यही कल्चर एक खास तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम की मांग करता है। ठीक है, तो कल्चर बहुत इंटेंस है, आग जैसा है, पर इस आग को कंट्रोल कैसे करते हैं? हाँ, मतलब इतनी बड़ी कंपनी में आइडियाज और इन्फॉर्मेशन एक्चुअली फ्लो कैसे करते हैं बिना राजनीति का? यहीं पर प्रोफेसर जेनसन का आइडिया आता है। हाँ। उनके सहकर्मी उन्हें मजाक में प्रोफेसर जेनसन कहते हैं, क्योंकि वो मीटिंग्स में व्हाइट बोर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ पढ़ाने का तरीका नहीं है, ये उनकी पारदर्शिता की संस्कृति का प्रतीक है। जब आप व्हाइट बोर्ड पर अपनी सोच को सबके सामने जीरो से बनाते हैं, तो आप किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के पीछे छिप नहीं सकते। आपकी सोच की प्रक्रिया सबके सामने होती है। मतलब वहां कोई लाग लपेट नहीं होती, आपके विचार या तो टिकते हैं या वहीं पे सबके सामने खारिज हो जाते हैं। बिल्कुल। और व्हाइट बोर्ड का एक और गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। वो क्या?
दिन के अंत में चाहे उस पर कितना भी शानदार आइडिया क्यों न बना हो, उसे मिटाना ही पड़ता है। सही। ये इस बात का प्रतीक है कि कोई भी विचार हमेशा के लिए नहीं होता। आपको लगातार खुद को री-इन्वेंट करना होगा, अपने सबसे सफल विचारों को भी मिटाकर नए विचारों के लिए जगह बनानी होगी। और संवाद के तरीके, वो तो इससे भी ज्यादा अनोखे हैं, जैसे कि सार्वजनिक आलोचना का नियम। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा है। नॉर्मली तो कहते हैं प्रेज इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। जेनसन इसका ठीक उल्टा करते हैं। हाँ, और इसके पीछे उनका तर्क बहुत साफ है। उनका मानना है कि अगर आप किसी की तारीफ निजी तौर पे करते हैं तो वो ईमानदार लगती है। ओके। और जब आप किसी की आलोचना सार्वजनिक रूप से करते हैं तो उससे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सीखता है। मैं इसका तर्क समझता हूं, लेकिन क्या इससे लोग नई चीजें ट्राई करने से डरेंगे नहीं कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी? ये तो एक बहुत ही डरावना माहौल बना देगा। ये एक बहुत ही स्वाभाविक डर है और यही फर्क है। जेनसन का मानना है कि अगर आप गलती छिपा रहे हैं तो आप सीखने का एक बड़ा मौका खो रहे हैं। सही। ये कल्चर उन लोगों को फिल्टर कर देता है जो अपनी ईगो को काम की गुणवत्ता से ज्यादा महत्व देते हैं। अच्छा। यहाँ प्राथमिकता लोगों की भावनाओं को बचाने की नहीं बल्कि काम को बेहतर बनाने और सामूहिक रूप से सीखने की है। मतलब पूरी कंपनी एक व्यक्ति की गलती से सीखती है? हाँ, और बहुत तेजी से। ठीक है, ये समझ में आता है, भले ही ये बहुत कठिन लगता हो। अब उनके दूसरे तरीके पर आते हैं, टॉप 5 ईमेल्स। हाँ, ये आइडिया सुनने में तो सिंपल है, पर हजारों एम्प्लॉइज वाली कंपनी में ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है? इसका असली फायदा क्या है? ये जेनसन का कह सकते हैं खुफिया हथियार है। अच्छा। वो कंपनी में किसी भी स्तर के कर्मचारी से कहते हैं कि वे उन्हें हफ्ते में एक बार एक ईमेल भेजें जिसमें बस 5 बुलेट पॉइंट्स हों कि वे किन सबसे जरूरी चीजों पर काम कर रहे हैं। और वो ये सब पढ़ते हैं? वे हर रोज ऐसे लगभग 100 ईमेल पढ़ते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा कमजोर संकेतों को पकड़ना है। कमजोर संकेत मतलब? वीक सिग्नल्स। हाँ। मतलब कोई नया ट्रेंड या कोई नई तकनीक जो अभी उभर रही है। ये जानकारी सबसे पहले उन इंजीनियरों या सेल्स के लोगों को मिलती है जो जमीन पर काम कर रहे होते हैं। पारंपरिक कंपनियों में ये जानकारी मैनेजमेंट की कई परतों से गुजरते हुए या तो दब जाती है या जब तक सीईओ तक पहुंचती है बहुत देर हो चुकी होती है। राइट। ये टॉप 5 ईमेल्स उस पूरे सिस्टम को बाईपास कर देते हैं। ये ऐसा है जैसे कंपनी की नब्ज पर सीधे हाथ रखना। अच्छा। इन्हीं ईमेल्स से जेनसन ने मशीन लर्निंग के शुरुआती संकेतों को पकड़ा था, जब उन्हें पता चला कि कुछ शोधकर्ता उनके गेमिंग जीपीयूज का इस्तेमाल अजीब वैज्ञानिक कामों के लिए कर रहे थे। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम, पब्लिक क्रिटिसिज्म, डायरेक्ट ईमेल्स, ये ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट हायरार्की में तो काम ही नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स इतनी होती है, इसका मतलब कंपनी का स्ट्रक्चर भी अलग होगा। बिल्कुल। ये सिस्टम सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि एनवीडिया का ढांचा जानबूझकर सपाट बनाया गया है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, और ये जानना हैरान करने वाला है, लेकिन जेनसन के लगभग 60 डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं। 60 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। हाँ। और वे आमने सामने की यानी 1-on-1 बैठ के नहीं करते। ये तो मैनेजमेंट की हर किताब के खिलाफ है। कोई इंसान 60 लोगों को सीधे कैसे मैनेज कर सकता है? वो नहीं करते, और यही तो बात है। अच्छा। ये ढांचा ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है जो खुद सोचकर काम कर सकें, जिन्हें हर बात के लिए निर्देश की जरूरत ना हो। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करता है क्योंकि जानकारी को कई परतों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। किताब में एक बहुत अच्छी पंक्ति है, जेनसन ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसे वे सीधे प्रबंधित कर सकें। सही। वे कहते हैं कि कंपनी एक रेस कार की तरह है जिसे सीईओ को चलाना आना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पढ़ते होंगी तो सीईओ का नियंत्रण स्टीयरिंग व्हील से हट जाएगा। तो अगर लेयर्स नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी कैसे मैनेज होती है? मतलब अगर कुछ गलत होता है तो जिम्मेदार कौन है? इसके लिए उनका सिद्धांत है, मिशन ही बॉस है। द मिशन इज द बॉस। हाँ, हर जरूरी प्रोजेक्ट का एक पायलट इन कमांड होता है। एक व्यक्ति, एक टीम नहीं। जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात होती है, जेनसन हमेशा पूछते हैं कि उसका पायलट कौन है। वे यह नहीं सुनते हैं कि मार्केटिंग टीम ये कर रही है या सॉफ्टवेयर टीम देख रही है। वो एक नाम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। इससे यह उस विभाग की गलती थी जैसे बहानों की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हर काम से एक व्यक्ति का नाम और उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। तो ठीक है,
हमारे पास एक सुपरफास्ट फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है जो रेस कार की तरह बनी है। लेकिन रेस कार को ये कौन बताता है कि जाना कहाँ है, ट्रैक क्या है? यहीं पर जेनसन की ग्रैंड स्ट्रैटेजी सामने आती है, जो शायद उनका सबसे अनकन्वेंशनल आइडिया है। बिल्कुल। और यहाँ जेनसन का सबसे मुख्य रणनीतिक विश्वास सामने आता है, जो है हमें बाजार बनाना है, मौजूदा बाजार में हिस्सेदारी के लिए लड़ना नहीं है। क्रिएट मार्केट्स, डोंट कम्पीट फॉर मार्केट शेयर। सही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने रोबोटिक्स के बारे में दिया। उन्होंने कहा, हमने कुछ ऐसा बनाने का फैसला किया जिसके लिए हमें यकीन है कि कोई ग्राहक नहीं है। हाँ। ये तो बिजनेस 101 के खिलाफ है। आप ऐसी चीज क्यों बनाएंगे जिसका कोई खरीदारी नहीं है? सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। क्या? जहाँ कोई ग्राहक नहीं है, वहाँ कोई प्रतियोगी भी नहीं है। अच्छा। यह आपको एक नया मैदान बनाने का मौका देता है जहाँ आप नियम तय करते हैं। जब आप बाजार का आविष्कार करते हैं तो आपको एकाधिकार और कीमत तय करने की शक्ति मिलती है। यही कारण है कि एनवीडिया के उत्पादों की औसत कीमत समय के साथ बढ़ती है, घटती नहीं है, जबकि ज्यादातर टेक उत्पादों जैसे टीवी या फोन की कीमत समय के साथ घटती है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक उदाहरण है एआई की और उनका कदम। बिल्कुल। वैसे कहते हैं अपने सबसे बड़े अवसर पर झुंड की तरह टूट पड़ो। स्वॉर्म योर ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसकी शुरुआत उन्हीं कमजोर संकेतों से हुई थी, है ना? हाँ, जब उन्हें उन टॉप 5 ईमेल से पता चला कि शोधकर्ता उनके गेमिंग चिप्स का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने उस संकेत को पकड़ा और उस पर कंपनी का भविष्य दांव पर लगा दिया। उन्होंने क्यूडा नाम के एक नए प्रोग्रामिंग मॉडल में अरबों डॉलर का निवेश किया, और ये समझना जरूरी है कि ये निवेश कब किया गया। हाँ, ये तब था जब कंपनी के मार्जिन घट रहे थे। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट चल रहा था। बिल्कुल। और उनके अपने ही कई वरिष्ठ अधिकारी इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। ये एक ऐसा फैसला था जो कंपनी को डुबो सकता था। बिल्कुल। लेकिन जेनसन को दृढ़ विश्वास था। वे जानते थे कि सिर्फ तेज हार्डवेयर बनाना काफी नहीं होगा। राइट। अगर वे चाहते हैं कि दुनिया उनकी जीपीयूज का इस्तेमाल सिर्फ गेमिंग के अलावा हर चीज के लिए करे, तो उन्हें इसे प्रोग्राम करना आसान बनाना होगा। अच्छा। कूडा वही सॉफ्टवेयर की परत थी जो उनके हार्डवेयर को किसी भी डेवलपर के लिए उपयोगी बनाती। लेकिन तब एक और बहुत बड़ी समस्या थी कि किसी को कूड़ा का इस्तेमाल करना नहीं आता था। हाँ। आपने एक भाषा तो बना दी, पर उसे बोलने वाला कोई नहीं था। एकदम सही। तो कंपनी को बाजार को शिक्षित करना पड़ा। ये एक असाधारण कदम था। उन्होंने क्या किया? एनवीडिया के वैज्ञानिकों ने कूडा पर पाठ्यपुस्तकें लिखीं, जो हजारों की संख्या में बिकीं। उन्होंने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों को मुफ्त में सुपर कंप्यूटर दिए। मुफ्त में? हाँ, बस एक शर्त पर कि वो उस पर कूडा का एक कोर्स पढ़ाएंगे। उन्होंने इसे एक मानक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। तो यहाँ पर रणनीति की प्रतिभा साफ दिखती है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने के बारे में नहीं था। नहीं, ये एक पूरे इकोसिस्टम का निर्माण करने के बारे में था। जेनसन ने सिर्फ एक उभरते हुए ट्रेंड को नहीं देखा, उन्होंने उस ट्रेंड को हकीकत बनाने के लिए पूरा ढांचा बनाया। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेवलपर टूल्स, शिक्षा, सब कुछ। और फिर एनवीडिया को उस इकोसिस्टम के केंद्र में स्थापित कर दिया। यही उनका असली सुरक्षा कवच है, उनका कॉम्पिटिटिव मोट, जिसे कोई और रातों रात कॉपी नहीं कर सकता। उन्होंने सिर्फ लहर की सवारी नहीं की, उन्होंने लहर खुद बनाई। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो जेनसन के तरीके के मुख्य स्तंभ हैं एक आत्मसंतोष विरोधी मानसिकता जो हमेशा बेचैन रहती है, पारदर्शिता और गति पर आधारित एक क्रांतिकारी संचार प्रणाली, सही, नौकरशाही को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सपाट ढांचा, और मौजूदा बाजारों में लड़ने के बजाय नए बाजार बनाने की रणनीति। और ये सब कुछ उस एक बात से जुड़ता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, चरित्र। बिल्कुल। द एनवीडिया वे किताब का अंतिम पैराग्राफ कहता है कि सबसे अच्छा शिक्षक विपरीत परिस्थिति है, एडवर्सिटी। जेनसन के ये सिद्धांत किसी मैनेजमेंट स्कूल की किताब से नहीं आए हैं। ये 3 दशकों के दर्द, संघर्ष, लगभग दिवालिया होने के अनुभवों और उन गलतियों से सीखने से पैदा हुए हैं। और इसी से जुड़ा एक अंतिम विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या? अपने कैलटेक भाषण के अंत में जेनसन ने छात्रों से कहा कि वे उनके लिए सफलता की कामना नहीं करते। अच्छा। बल्कि वे उनके लिए दर्द और पीड़ा की पर्याप्त खुराक की कामना करते हैं। एम्पल डोजेस ऑफ पेन एंड सफरिंग। हाँ, क्योंकि सहनशीलता और चरित्र वहीं से आते हैं।
तो सवाल ये उठता है कि कुछ सच में महान बनाने के लिए क्या दर्द और पीड़ा को अपनाना एक जरूरी घटक है, या आज की दुनिया में जहां मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पर इतना जोर दिया जाता है, ये सोच पुरानी हो चुकी है? महानता और आराम के बीच सही संतुलन क्या है?